नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो साइकोलॉजी के टॉपिक लेकर आते हैं उसमें अगला करेंगे भाई। अधिगम हम कर चुके हैं। अधिगम के परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, पक्ष, प्रकार और प्रभावित करने वाले कारक ये हम कर चुके हैं। आज हम भाई अगला अधिगम के ही लेके आए हैं कि अधिगम में देखो दो तरह के मनोवैज्ञानिक देखे थे भाई हमने। एक तो क्या है भाई व्यवहारवादी, और एक थे भाई संज्ञानवादी। ये थोड़ी सी चर्चा हम कर भी चुके हैं और आज हम बिल्कुल गंभीरता से इसके ऊपर चलेंगे। इन ये सिद्धांत एक एक का सिद्धांत उठा के चलेंगे क्योंकि वहां से हर परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो अधिगम आपने अगर नहीं देखा हो तो आप देख लेना, वो क्लास आ चुकी है। थोड़ा सा एक बार फिर से जोड़ते हैं अपने विषय को। अधिगम है भाई सीखना। सीखना यानी कि व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं अधिगम। लेकिन वो तीन तरह से परिवर्तन होना चाहिए और स्थायी रूप से होना चाहिए। स्थायी परिवर्तन तीन ही तरह से होता है भाई: प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के कारण व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये है भाई अधिगम। प्रकार भी पढ़ चुके हैं हम। और देखो वो गामक अधिगम कितनी बार पूछा गया है। कल ही मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे वो भी आपको करवाएंगे। बहुत ज्यादा सीटेट का तो ये लगाओ हर बार वहां से प्रश्न पूछा गया है। अब देखो यहां से हम देखेंगे भाई कि ये जो है, एक तो अधिगम में व्यवहारवादी सिद्धांत है और एक है भाई संज्ञानवादी सिद्धांत। अब इसमें व्यवहारवाद में तो जो व्यवहार को मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं वो तो है व्यवहारवादी। और ये है संज्ञानवादी। क्या है? मनोविज्ञान को व्यवहार और चेतना दोनों का मनोविज्ञान मानते हैं, इसीलिए वो संज्ञानवादी है भाई। अब इसमें हम अंतर देखेंगे पहले, और ये कौन कौन से हैं और इनके सिद्धांतों के नाम, फिर हम एक एक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करेंगे। अब देखो इसमें व्यवहारवादियों में कौन कौन है, व्यवहारवादी सिद्धांत किन्होंने दिए हैं, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी है या कौन सा संज्ञानवादी है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं वो पता होना चाहिए, फिर उससे ही अच्छी तैयारी होती है और आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करते हो तो फिर सक्सेस भी वही मिलती है। आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, पता ही नहीं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो फिर कैसे आप लगाओगे? तो टेस्ट लगाना भी जरूरी है। व्यवहारवादी सिद्धांत में देखो भाई, ये व्यवहारवादी जो सिद्धांत दिए हैं उन मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखेंगे यहाँ। सबसे पहले तो लिखेंगे भाई हम ई पी पावलोव। इनका पूरा नाम है भाई इवान पेट्रोविच पावलोव। पूरा नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। दूसरा है भाई फिर B.F. स्किनर। तीसरा व्यवहारवादी है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये पूरा नाम है भाई इनका, थॉर्नडाइक बोल देते हो आप। और चौथा है भाई फिर क्लार्क हल या CL हल बोलते हो आप इसको, या क्लार्क हल, ये ऐसे मिलता है आपको। ये है भाई ये विद्वान जो हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत दिए हैं। जैसे देखो इनका, देखो अब इवान पेट्रोविच पावलोव का क्या है सिद्धांत, आप लोगों को पता है। इनका सिद्धांत का नाम क्या है भाई? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय ये बाद में लिखेंगे, ये इनके आगे लिखा जा रहा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत।
अब देखो इनका है भाई, फिर इनका क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, स्किनर का है भाई क्रिया प्रसूत सिद्धांत। थोर्नडाइक का आप सब जानते हो प्रयास और भूल का सिद्धांत है। और फिर ये इनका है भाई पुनर्बलन का सिद्धांत है, क्लार्क हल का है पुनर्बलन का सिद्धांत। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है भाई, व्यवहारवादी सिद्धांत किन्होंने दिए हैं? इवान पेट्रोविच पावलोव ने, बीएफ स्किनर ने, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने और क्लार्क हल ने। इसके बाद इनके ये देखो, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ यही याद करो, सिद्धांत के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ने शुरू कर देते हो और फिर आपका कंफ्यूजन निकलता ही नहीं कि पढ़ क्या रहे हैं हम। देखो अब ये पहले ये याद करने हैं आपको, एक तरीका होता है पढ़ने का और एक तरीके से ही टेस्ट पास किया जाता है। पढ़ते तो सब हैं लेकिन कुछ बच्चे देखो रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर वे में उन्होंने पढ़ाई नहीं की, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई नहीं की। जल्दबाजी में नहीं, धैर्य से पढ़ाई कीजिए। ये नहीं है कि ये आधे घंटा मिला है मुझे ये टॉपिक बस मैं कर लिया हो गया, नहीं। अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हो? इससे अच्छा तो न करो, करो बिल्कुल शांति से बैठ के समझो उसको पूरा, फिर उसके परिवेश ईयर पेपर देखो उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब याद करने हैं सबसे पहले आपको व्यवहारवादी सिद्धांत। अब देखो इसके बाद हम देखेंगे भी संज्ञानवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखो यहां लिख देते हैं संज्ञानवादियों को, यहां नीचे लिख देते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत या संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कह सकते हो आप इनको। अब देखो भाई संज्ञानवादी क्या है, इन्होंने तो क्या कहा है कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करो, मनुष्य का, मानव का, वो मनोविज्ञान के अंतर्गत। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि व्यवहार और चेतना दोनों महत्वपूर्ण है, व्यवहार का भी अध्ययन करना चाहिए और चेतना का भी। तो देखो ये लिखेंगे आगे विशेषता इनमें दोनों में अंतर देखेंगे तब। अब सिर्फ आप इतना लिखो कि जो गेस्टाल्टवादी हैं, गेस्टाल्टवादी, अब आप सब जानते हो गेस्टाल्टवादी कौन है। गेस्टाल्ट थ्योरी दी है वो मैक्स वर्दीमर ने दी है और उनके सहायक थे भी कौन? कोहलर और कोफा। तो लिखो ये मैक्स, ये गेस्टाल्टवादी जो संप्रदाय है, आप संप्रदाय सिद्धांत कुछ भी बोल सकते हो इनको, ये किसने भी देखो, अगर आपसे इसका प्रवर्तक पूछा जाए तो है भाई मैक्स वर्दीमर, पूरा नाम वर्दीमर बोल देते हैं, इसका पूरा नाम है भाई मैक्स वर्दीमर। और इनके सहयोगी थे, इनके बारे में भी पूछा जाता है कोहलर और कोफा। ये भी इनके सहयोगी थे और ये सिद्धांत जो दिया है वो मैक्स वर्दीमर ने दिया है। तो गेस्टाल्टवादी कौन हुए? वर्दीमर, कोहलर और कोफा। अब एक इनमें आता है भाई कर्ट लेविन, क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था, वो भी संज्ञानवादी ही है। तो सबसे पहले नंबर पे तो हमने ये देखा और दूसरे नंबर पे लिखो भाई क्षेत्रवाद का सिद्धांत, क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है कर्ट लेविन ने। ये है भाई देखो, अब यहां से भी कई बार यहां से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, जो पीआरटी का होता है ना, एसटेट हो, सीटेट, यूपीटेट, कुछ भी हो, ये 3 लेवल में होता है। लेकिन जो पीआरटी का जो होता है ना, जेबीटी बेस्ड प्राइमरी टीचर के लिए, वो उसमें थोड़ा लेवल हल्का रखा जाता है और वहां तो सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो कर्ट लेविन। इसी तरह से इनमें से किसी एक को उठा के पूछ लेते हैं। तो पहले ये याद करो। अब हम देखते हैं भी व्यवहारवादियों में और संज्ञानवादियों में अंतर क्या है।
आखिर इन्होंने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं और अलग यहाँ हमने इनको विभाजित किया है, तो इसका एक कारण है, क्योंकि इनके अपने सिद्धांत अलग अलग थे। ये अलग चीजों को मानते हैं और ये अलग चीजों को मानते हैं। तो अब इनमें थोड़ा सा हम अंतर देखेंगे, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। लिखो भाई, अब व्यवहारवादी और इनके संज्ञानवादियों में अंतर लिख चुके होंगे आप। ये देखो, व्यवहारवादी सबसे पहले तो आप यही लिखो कि ये तो किसको मानते हैं भी, व्यवहार के अध्ययन को। मनोविज्ञान का विषय क्या होना चाहिए, मानव का अध्ययन करना। मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वो है मानव का अध्ययन करना। अब मानव के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, ये तो ये लोग मानते हैं कि व्यवहार का अध्ययन कर लो तो मानव का संपूर्ण अध्ययन हो जाएगा, सब कुछ पता लग जाएगा मानव के बारे में। और ये कहते हैं कि नहीं, चेतना और व्यवहार दोनों का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ लिखो, ये तो सिर्फ व्यवहार का अध्ययन को महत्व देते हैं। अब देखो, हम इनमें दोनों में अंतर देख रहे हैं भाई। अंतर, इन्होंने तो क्या कहा है कि व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, और ये क्या मानते हैं कि व्यवहार और चेतना दोनों का अध्ययन करना चाहिए मानव के। इन्होंने इस मत को महत्व दिया है, इन्होंने इस मत को महत्व दिया है। अब देखो, ये क्या मानते हैं कि जो अधिगम है ये यंत्रवत होता है। ये मानना है व्यवहारवादियों का कि अधिगम यंत्रवत होता है। ये एक एक पॉइंट आपके परीक्षा उपयोगी है। अधिगम यंत्रवत होता है, और ये यंत्रवत नहीं मानते कि अधिगम तो यंत्रवत नहीं होता, ये अचानक होता है। अधिगम, इनके संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम यंत्रवत नहीं है। अब आगे देखो भाई, ये जो हैं, ये इनका व्यवहारवादियों का मानना है कि अधिगम धीरे धीरे होता है। और ये क्या मानते हैं कि अधिगम अचानक होता है। ये मानना है वे किसका, संज्ञानवादियों का, कि अधिगम तो अचानक हो जाता है, और ये मानते हैं अधिगम धीरे धीरे होता है। हर आदमी की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं भाई। आप लोगों के अनुसार क्या है, आज क्या पता आप इनके समर्थक हो, क्या पता इनके हो, और इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ये जो मानते हैं कि अधिगम जो है वो अनुबंधन से होता है। व्यवहारवादियों का मानना है कि अधिगम अनुबंधन, अनुबंधन होता है बॉन्डिंग। इनका मानना है भाई ये, और ये कहते हैं कि ये जो अधिगम है ये तो समस्या समाधान करने की योग्यता है। अधिगम समस्या समाधान की योग्यता है। ये देखो अंतर चला हुआ है इन दोनों के बीच में। अब देखो भाई, कुछ इन्होंने कुछ शब्दों का अलग प्रयोग किया है, मैं तो दिया है, इन्होंने अलग। उनको अब ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न वहां से बनते हैं। ये लिखो, फिर वो समझना, एक पहले समझना, लिखना बाद में। देखो एक बात और लिखो भाई, इनका मानना है कि अधिगम प्राणियों में होता है। ये मानते हैं कि अधिगम
प्राणियों में तो देखो पशु और मनुष्य दोनों शामिल हो गए भाई, प्राणियों में होता है। यानी कि प्राणियों में आप कह सकते हो पशुओं का, पशु भी अधिगम करते हैं, इनका मानना है पशु पक्षी सब, और मनुष्य मानव भी करता है। लेकिन ये मानते हैं कि अधिगम केवल मानव करता है, मानव कर सकता है, मनुष्य कर सकता है अधिगम, केवल अधिगम केवल मानव कर सकता है। देखो अब बार बार अधिगम आ रहा है तो आप ये सोचो अधिगम का अर्थ सीखना, यानी कि ये कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कोई भी चीज हो उसको मनुष्य सीख सकता है। इनका मानना है कि मनुष्य भी सीख सकता है, पशु भी पक्षी भी सब सीख सकते हैं। ये मानना है किसका? व्यवहारवादियों का। अब देखो आगे हम देखते हैं, अगली विशेषता इनकी है कि ये पुनर्बलन, देखो ये कुछ ऊपर लिखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ये वाला जो अभी मैं लिखवाऊंगी आपको, वहाँ से तो हर परीक्षा में प्रश्न आया है और आपको बताऊंगी कि कैसे प्रश्न कौन सी परीक्षा में आया है। अब देखो इन्होंने एक तो पुनर्बलन का बहुत ज़्यादा महत्व बताया भाई। पुनर्बलन का इन्होंने कहा कि पुनर्बलन का अधिगम में बहुत ज़्यादा महत्व है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, एक अनुक्रिया, कि अनुक्रिया का भी बहुत ज्यादा महत्व है इसके लिए। व्यवहारवादियों ने कहा अधिगम के लिए, ये अधिगम के बारे में चल रहा है सब कुछ। एक उद्दीपक का, और एक होता है भाई फिर अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा नहीं होगी तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। तो देखो इन्होंने इन शब्दों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है कि पुनर्बलन का अधिगम के लिए पुनर्बलन का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसी तरह अनुक्रिया का भी महत्व है, उद्दीपक स्टूबुलस होता है उद्दीपक, और अभिप्रेरणा का भी बहुत ज्यादा महत्व है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने व्यवहारवादियों ने। इसके विपरीत अब वो क्या कहते हैं, संज्ञानवादी कहते हैं कि संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान और समस्या समाधान। इन्होंने देखो क्या कहा है, सबसे पहले कि संवेदना। अब हम देखेंगे ये संवेदना क्या है, विचलित मत होना, सिर्फ आप एक बार लिखो। संवेदना को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। संवेदना से फिर क्या होगा भाई, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण को भी ज्यादा महत्व दिया है इन्होंने अधिगम में। फिर संज्ञान को और समस्या समाधान को महत्व दिया है। और एक क्या है भाई, ये बुद्धि को, कि बुद्धि होनी चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए, समस्या समाधान करने का योग्यता होनी चाहिए। तो समस्या समाधान, इन चीजों को ज्यादा महत्व दिया है अधिगम में संज्ञानवादियों ने। देखो ये इनका मानना है, ये चीजें अभी हमने लिखी हैं। अब देखो इन्होंने कहा है पुनर्बलन होना चाहिए, अनुक्रिया होनी चाहिए, उद्दीपक और अभिप्रेरणा। ये आपको उद्दीपक, अनुक्रिया, ये ऐसे शब्द लग रहे हैं कि है क्या ये आखिर, लेकिन अभी समझाएंगे आपको क्या है। इसी तरह इन्होंने कहा कि संवेदना होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए सीखने के लिए, प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, संज्ञान ज्ञान को ही संज्ञान बोलते हैं मनोविज्ञान में, ज्ञान होना चाहिए, और फिर समस्या समाधान की योग्यता होनी चाहिए मनुष्य में। देखो ये बात आपके ऊपर भी लागू होती है, हमारे ऊपर भी। अब समस्या ही है आपके सामने एक टेस्ट क्लियर करना, और उस समस्या के समाधान की योग्यता आप में होनी चाहिए, और उसको आप अधिगम के द्वारा, यानी कि किसी चीज को, अब ये वीडियो है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपके पेपर पास करवाने के लिए। अब इसको आप सीखोगे तो आपने अधिगम किया, और फिर उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा जो आपके सामने खड़ी है। तो ये है भाई व्यवहारवादी और संज्ञानवादियों में एक सामान्य सा अंतर हमने देखा, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे 4 विशेषताएं ये लिख दी गई, और पूछा जाएगा, एक इसमें डाल देंगे संवेदना, और पूछेंगे कौन सी विशेषता व्यवहारवादियों की नहीं है। तो फिर ये तो संज्ञानवादियों की थी भाई संवेदना, तो लेकिन डाल दी यहाँ। इसी तरह से इसमें एक हटा देंगे, 3 इसमें से और एक उसमें डाल देंगे। तो ये आपको अपनी समझ से याद करना पड़ेगा बार बार,
उसके बाद फिर आप टेस्ट लगाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल सही जाएंगे आपके उत्तर। ये हमने देखा भाई। अब देखो एक चीज आपको यहां मैं और क्लियर करूंगी, क्योंकि वहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो यहां एक शब्द लिखा हुआ भाई अनुक्रिया, इसका बहुत बार प्रयोग होगा। आगे हम जो सिद्धांत करेंगे ना, उन सिद्धांतों में बार बार अनुक्रिया शब्द का प्रयोग होगा। देखो क्रिया तीन प्रकार की होती है भाई। देखो एक तो होती है प्रतिक्रिया, एक तो होती है प्रतिक्रिया, एक होती है सहज क्रिया, और एक होती है अनुक्रिया। इन तीनों में अंतर क्या है आखिर? वैसे तो क्रिया क्रिया लग रहा है हमें तो। देखो क्रिया के प्रति की गई क्रिया। आपने हमें आते ही कहा गुड मॉर्निंग, आप जैसे ही आए क्लासरूम में मैम दिखी, गुड मॉर्निंग मैम, हमने भी क्या किया, गुड मॉर्निंग। आपने जैसा व्यवहार किया वैसा व्यवहार मैंने किया, यानी कि आपने जैसी क्रिया की वैसी ही क्रिया मैंने की। तो वो क्या है भाई, प्रतिक्रिया। यानी कि क्रिया के ऊपर की जाने वाली क्रिया क्या है, प्रतिक्रिया। क्रिया के बदले की जाने वाली क्रिया। अब ये तो है नहीं भी कि आप जा रहे हो कहीं, आपको किसी ने आपको गाली दी और आप उसको बोलोगे गुड मॉर्निंग। कुछ तो आप उसने आप वो आपको अपशब्द बोल रहा है तो आप भी गुस्से में कुछ की चुप रहो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा भी करोगे ना, कुछ तो ऐसी ही क्रिया करोगे। तो वो क्रिया के बदले जो क्रिया की आपने, उसने जिस तरह की क्रिया की वैसी ही क्रिया आपने की, वो तो होती है भाई प्रतिक्रिया। एक है भाई सहज क्रिया। सहज, देखो जो क्रिया सहजता से हो जाए, यानी कि जन्मजात होती है, इसको करने की जरूरत नहीं होती, ये हमारे अंदर ही होती है, अपने आप होती है ये क्रिया। ये क्रिया अपने आप कैसे? जैसे अब देखो कोई भी डरावनी चीज हमारे सामने आ गई, तो ये नहीं है कि हम कोई हमें बताएगा कि डरो इससे, नहीं, वो सहज हमारे जन्मजात ये क्रिया होती है, हम अपने आप पीछे हट जाएंगे, भाग लेंगे। तो वो ये सहज क्रिया होती है। और ये 2-3 बार देखो सी-टेट में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि आप प्याज काटते हो और आंखों में आंसू आते हैं, तो ये कौन सी क्रिया है? ये सहज क्रिया है भाई। इसी तरह से देखो एक और प्रश्न 1-2 पूछे गए हैं, मैं अभी बताती हूँ, नोट कर रखे हैं। रोटी देखकर बंदर आपके हाथ से रोटी छीन लेता है, ऐसे के ऐसे प्रश्न पूछा गया है। पीछे जाके देखना आप 1-2 परीक्षाओं में कि बंदर आपके हाथ से रोटी छीन लेता है, ये कैसी क्रिया है? ये सहज क्रिया है भाई, क्योंकि उसको ये जरूर बताने की जरूरत नहीं है आपको कि मेरे पास रोटी है, आओ छीनना चाहो तो, नहीं, छीन के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सहज क्रिया है। सहज क्रिया आप ये लगाओ। देखो कई बार जैसे आप कहीं बैठे हुए हो और आपके पीछे कपड़ों में कुछ घुस गया और ऐसे ऐसे चला, वो आपको पता चला कि सांप की तरह चल रहा है, ये तो कहीं सांप तो नहीं है। तो आपने क्या किया, यहाँ जो इंद्रिय ज्ञान था ना हमारा, वो जो हमने महसूस किया, उसको देखा तो नहीं, कैसे अनुमान लगा लिया कि सांप है? वो क्या प्रत्यक्षीकरण, वो इसमें आएगा, आगे पढ़ेंगे। सहज क्रिया क्या होती है भाई? जन्मजात क्रिया है, जो क्या है हमारे अंदर होती है, हम अपने आप, यानी कि हमें कुछ भी ऐसी क्रिया होती है और फिर हमारा दिमाग या मानसिक मस्तिष्क हमारा आज्ञा देता है कि तुरंत, जैसे आग की किसी भी हमने देखा नहीं, ऐसे पीछे से कुछ गर्म हमें छूता है, तो हमने देखा तो नहीं वो कि गर्म है कुछ, लेकिन जैसे ही गर्माहट महसूस हुई तो यहाँ मस्तिष्क ऑर्डर देता है कि हटो, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वो क्या सहज क्रिया की हमने। अब देखो भाई अनुक्रिया क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई ये अधिगम के लिए। अनुक्रिया क्या है कि अधिगम करने के लिए जो क्रिया की जाती है या कुछ भी सीखने के लिए जो क्रिया की जाती है, वो कौन सी क्रिया है? अनुक्रिया है। तो इसको लिखो भाई, सीखने के लिए जो क्रिया की जाती है, सीखने के लिए जो क्रिया की जाती है वो कौन सी क्रिया है? वो
अनुक्रिया है भाई सीखने के लिए या अधिगम करने के लिए जो क्रिया की जाती है। जैसे अब आप जो क्रिया कर रहे हो वो क्या है, अनुक्रिया कर रहे हो, और अनुक्रिया ही उद्दीपक तक पहुंचाती है। उद्दीपक को आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं लक्ष्य, एम। आपका जो आपका एम है वो उस तक पहुंचने के लिए आपको अनुक्रिया करनी पड़ेगी भाई। अब देखो कुछ चीजें यहाँ आई, जैसे संवेदना आई, प्रत्यक्षीकरण आई, ये चीजें भी देखते हैं कि ये है क्या। ये समझ में आया आपको अच्छे से? अब वो देखेंगे, लिखो, इनको नोट करो। अनुक्रिया होता भी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब देखो थोड़ा सा अंतर हम देखेंगे अनुक्रिया और उद्दीपक में। देखो सिद्धांत पढ़ने से पहले ये आना जरूरी है, यहाँ से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन अगर ये क्लास नहीं करोगे तो अगली क्लास आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी भाई। पहले ये क्लास करनी है आपको, बाद में सिद्धांतों पे चलना है, फिर हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के सबके सिद्धांत। देखो एक यहाँ पे लिखा हुआ भाई उद्दीपक, ये देखो उद्दीपक लिखा हुआ, ये अनुक्रिया, ये आखिर दोनों है क्या? देखो अनुक्रिया तो अभी देखा हमने क्या है, आप जान चुके हो। अब इस उद्दीपक के बारे में और देखते हैं ये क्या है। स्टूबलस बोलते हैं इंग्लिश में उद्दीपक को। ये अनुक्रिया क्या है, यानी कि अनुक्रिया तो क्या है, सीखने के लिए की गई क्रिया। अभी देखा हमने अधिगम करने के लिए जो क्रिया करते हैं वो है अनुक्रिया। और उद्दीपक क्या है, सामान्य भाषा में आप इसको बोल सकते हो आपका एम, उद्देश्य, लक्ष्य, जो भी आप बोलना चाहो, इसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं लक्ष्य जो हमारा है। जैसे अब आपका लक्ष्य क्या है भाई, ये परीक्षा जो भी आप सी टेट, एस टेट, यूपी टेट देने वाले हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले भी, तो वो क्या है, ये आप लोगों के लिए लक्ष्य है वो परीक्षा पास करना, और उसके लिए आप अनुक्रिया कर रहे हो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, यानी कि वो मनोविज्ञान की भाषा में वो आपका उद्दीपक है, और उसके लिए आपको भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि लक्ष्य काफ़ी कठिन है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए तो भाई पढ़ना तो ज़्यादा पड़ेगा ही आपको। अब देखो सीखने के लिए जो क्रिया की जाती है वो तो कौन सी है, अनुक्रिया, ये तो आप जानते हो। इस उद्दीपक को क्या बोलोगे भी आप, कि अनुक्रिया के द्वारा जिसकी प्राप्ति की जाती है वो क्या है भाई, उद्दीपक। ये अनुक्रिया से ही प्राप्ति हो सकती है उद्दीपक की। अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाला लक्ष्य कह सकते हो आप, या उद्दीपक कह सकते हो। उद्दीपक सामान्य भाषा में समझोगे आप तो देखो, वह वातावरणीय घटक जिसे प्राणी अपनी अनुक्रिया से प्राप्त करता है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप इसकी परिभाषा लिखोगे तो लिखो वह वातावरणीय घटक, क्योंकि ये परिभाषा पूछी गई है ऐसे कि ऐसे, वह वातावरणीय घटक जिसे प्राणी किससे प्राप्त करता है भाई, अनुक्रिया से, जिसे प्राणी अनुक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अब देखो अनुक्रिया यानी कि उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अनुक्रिया के बिना आप उद्दीपक को प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखो अनुक्रिया की भी लिख लो भाई परिभाषा, कि वह क्रिया जिसे प्राणी अपने उद्दीपक के लिए करता है, अपने वह क्रिया जिसे प्राणी अपने उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए करता है। अब देखो भाई ये हमने उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे में देखा। अब और देखते हैं थोड़ा सा, खत्म।
अब देखो भाई, व्यवहारवादियों के अनुसार चले हुए ना, क्योंकि ये व्यवहारवादियों ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, अनुक्रिया, उद्दीपक, अनुबंधन। अनुबंधन भी देखेंगे अब क्या है। देखो ये है भाई अनुक्रिया, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और समझोगे तो आगे सिद्धांत भी अच्छे से समझ में आएंगे, और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे भाई। देखो उद्दीपक और अनुक्रिया, यानी कि उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया की जाती है, ये पता लग गया आपको। और इसको प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच में एक संबंध बनता है, और उस संबंध को मनोवैज्ञानिक भाषा में कहते हैं भाई अनुबंधन। यानी कि इन दोनों के बीच में जो बंधन बनता है या संबंध बनता है उसको क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं भाई। इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया, संबंध है तभी तो देखो इसको प्राप्त करने के लिए ये क्रिया की गई, तो ये क्या, इन दोनों का संबंध बन गया। इनके बीच में जो संबंध बना उसको क्या कहते हैं भाई, अनुबंधन, क्योंकि आप उद्दीपक तक पहुंचोगे अनुबंधन के माध्यम से ही, तो इसको हम कहेंगे फिर अनुबंधन। अब देखो आपको अनुबंधन का भी पता चल गया। व्यवहारवादियों के अनुसार लिखो, अनुबंधन की परिभाषा लिखो। व्यवहारवादियों के अनुसार है भाई, चल रहा है ये सब कुछ, तो अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य, अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बनने वाले संबंध को अनुबंधन कहते हैं भाई। समझ में आया होगा ये भी। ये हो गया भाई, अनुक्रिया के बारे में जान लिया, उद्दीपक के बारे में और अनुबंधन के बारे में। अब हम देखेंगे संज्ञानवादियों ने भी एक दो शब्दों का प्रयोग किया है, ये दो चार है कि ये क्या है, फिर हम अपने सिद्धांतों पे चलेंगे। तो देखो संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम क्या है। इनके अनुसार तो अधिगम इस तरह से होगा भाई, अधिगम के लिए आपको अनुक्रिया करनी पड़ेगी, और अनुक्रिया किसके लिए करोगे आप, उद्दीपक के लिए। सबसे पहले तो आपके सामने लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अनुक्रिया करोगे, और अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो संबंध बनेगा उसको क्या कहेंगे, अनुबंधन। और तब आप उद्दीपक की प्राप्ति कर लोगे तो क्या हो गया, आपको अधिगम हो गया। ये मानना है व्यवहारवादियों का। अब देखते हैं संज्ञानवादी क्या कहते हैं। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया भाई, संवेदना। क्या है संवेदना, संवेदना क्या है, तो देखो संवेदना है भाई, ये एक शब्द का प्रयोग किया कि अधिगम के लिए संवेदना का होना जरूरी है। अब संवेदना है भाई, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। इन पांचों के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं भाई संवेदना। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे भाई, उसको कहेंगे हम संवेदना। इसके बाद एक शब्द आया भाई हमारे सामने, दूसरा शब्द क्या आया भाई, प्रत्यक्षीकरण। संवेदना के बाद देखो ये सीरीज में भी आते हैं, बाद में लगवाएंगे, पहले पढ़ लो सिर्फ प्रत्यक्षीकरण, समझो पहले इसको, बाद में लिखना, लिखो मत अभी बिल्कुल भी, पहले समझो क्या है ये। अब प्रत्यक्षीकरण है, देखो 5 ज्ञानेंद्रियों ने हमें कोई ज्ञान दिया, या तो इन्होंने देखा, कान ने सुना होगा, कान ने सुन के हमें कुछ ज्ञान दिया, या फिर कुछ देख के हमें लगा, या फिर महसूस किया, त्वचा पे कुछ गिरा, कुछ ऐसा हमें महसूस हुआ और हमारे मस्तिष्क तक वो पहुंचा। तो जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था स्टार्टिंग में, जैसे हमारे ऊपर कोई कीड़ा ऐसा चढ़ गया, हमें दिखाई नहीं दिया, हम बैठे हुए हैं, कपड़ों के अंदर घुस गया और उसकी हलचल से हमें पता चला, क्योंकि वो त्वचा के साथ स्पर्श हुआ, तो त्वचा ने क्या किया, हमें संकेत दिए कि कुछ है, कुछ है, वो संज्ञान हमें, वो संवेदना प्रकट हुई हमारे अंदर।
और उसके बाद फिर क्या है, एकदम से ये आएगा कि क्या है, और हमारी जो एक्टिव हो जाएंगे हम, और फिर हमें लगेगा कि ये तो ऐसे ऐसे चल रहा है, कहीं सांप तो नहीं है। तो उसको हमने एक नाम दे दिया, प्रत्यक्षीकरण कर दिया। प्रत्यक्ष होता है सामने आपके जो दिखाई दे, उसका प्रत्यक्षीकरण आपने कर दिया, इनके उसको नाम दे दिया, नाम दे दिया या कोई पहचान दे दी भाई कि ये चीज है, वो सांप है, आपने बोल दिया कि सांप है। अब आप क्या करोगे, आपको बिल्कुल ज्ञान हो गया इस बात का कि ये सांप ही है। अब क्या करोगे, आप अपनी बुद्धि से उस समस्या के समाधान के लिए निर्णय लोगे भैया, उस समस्या का समाधान करोगे, कुछ भी करोगे भैया। आप किसी की मदद लोगे कि कुछ घुस गया है निकालो, या आप अपने आप ही कुछ करोगे, तो वो आप उस समस्या का समाधान करोगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संवेदना क्या है, प्रत्यक्षीकरण क्या है, संज्ञान क्या है, बुद्धि और समस्या समाधान, ये चीजें देखो। अब हम लिखेंगे इसको कि सबसे पहले तो देखो होती है संवेदना, उसके बाद होता है प्रत्यक्षीकरण, और फिर संज्ञान हो जाता है, यानी कि ज्ञान हो गया हमें, फिर हम उस समस्या का समाधान करेंगे। ये इस तरह से क्या समस्या का समाधान होने पर तो क्या हो गया भैया, अधिगम हो गया, समस्या समाधान करेंगे। यानी कि अधिगम, संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम कैसे होगा, संवेदना से, संवेदना के बाद उसका प्रत्यक्षीकरण होगा, फिर संज्ञान से हम उस समस्या का समाधान कर लेंगे, तो क्या हो गया भाई, वो अधिगम हो गया। ये मानना है किसका, संज्ञानवादियों का। अब देखो ये हमने देखा आज संज्ञानवादियों के और व्यवहारवादियों के बारे में कि इनके सिद्धांतों के बारे में। अब एक एक सिद्धांत हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप पूरी साइकोलॉजी, एस्टेट, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो यहीं से पढ़ रहे हैं, यही करवाया जा रहा है सब, तो सब के लिए ये सेम है। और ये हर रोज़ आपके लिए 1 या 2 क्लासेज हम लेके आएंगे। तो आप हमारे विबोध एकेडमी से यूट्यूब चैनल पे बने रहें और इसी तरह की वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।